वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 25 और 26 नवंबर 2023 के हम करंट अफेयर्स देखेंगे। कल हमने 25 तारीख थी, कल कुछ किसी कारणों से डिस्कस नहीं कर पाए, तो आज ये 2 दिन के इकट्ठे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है यूनेस्को का प्रिक्स वर्सेल्स के बारे में। तो आइए देख लेते हैं यूनेस्को 2023 प्रिक्स वर्सेल्स। अभी हाल ही में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। यहाँ पर यूनेस्को के 2023 के प्रिक्स वर्सेल्स में प्रतिष्ठित प्रशंसा अर्जित की है इसने, तो तभी ये चर्चा में है। इसको 2015 से यूनेस्को में हर साल इसकी घोषणा की जाती है। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार ये वैश्विक स्तर पर वास्तुकला और डिजाइन में उत्कृष्ट उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। इसमें जो वास्तुकला और जो उत्कृष्ट डिजाइन होती है उसको जो सबसे अच्छा होता है उसी को पुरस्कार दिया जाता है। इसका तो डिजाइन वास्तुकला इसकी बहुत खूबसूरत दिखाई भी दे रही है, फोटो में इसमें देख सकते हैं आप, तो तभी इसको सराहा है। यह एक सांस्कृतिक चालक के रूप में बुद्धिमान, स्थिरता, नवाचार और रचनात्मकता को स्वीकार करने, स्थानीय विरासत के प्रतिबिंब, पारिस्थितिक दक्षता और सामाजिक संपर्क के मूल्यों पर केंद्रित है। टर्मिनल 2 यानी T2 को दुनिया का सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता मिली है और इसे प्रतिष्ठित इंटीरियर 2023 के लिए विश्व में विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यानी T2 के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसे बगीचे में टर्मिनल के रूप में भी जाना जाता है। ये 4 मूलभूत स्तंभों पर बनाया गया है। इस तकनीकी नेतृत्व एक बगीचे में टर्मिनल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी प्रबंधन, कर्नाटक की समृद्ध विरासत और संस्कृति का उत्सव इसमें दिखाया गया है। इसने पहले IGBC ग्रीन न्यू बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम के तहत इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रतिष्ठित IGBC प्लेटिनम प्रमाणन अर्जित किया था। इसके अलावा टिकाऊ डिजाइन के लिए इसे US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम लीड रेटिंग के साथ पूर्व प्रमाणित दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनल के रूप में मान्यता दी गई है। हमारा अगला आर्टिकल है परमाणु संलयन के बारे में। तो आइए देखते हैं। पहली बार वैज्ञानिकों ने बारंबार परमाणु संलयन प्रज्वलन का उत्पादन करने में कामयाबी हासिल की है, जो बड़े पैमाने पर लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। तो देख लेते हैं परमाणु संलयन के बारे में। तो ये वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और उसका भारी परमाणु बनाते हैं। संलयन प्रक्रिया पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में होती है, जो एक गर्म आवेशित गैस जो सकारात्मक आयनों और उनको मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है, जिसमें ठोस और तरल गैसों के जो एक अद्वितीय गुण होते हैं। इस प्रतिक्रिया में अन्य सभी तारों के साथ सूर्य संचालित होता है। टोकामक क्या होता है? तो पृथ्वी पर ऐसा करने के कार्य के लिए नामित उपकरण परमाणु संलयन रिएक्टर, इसको टोकामक कहलाते हैं। जो परमाणु संलयन रिएक्टर होते हैं उसको टोकामक कहते हैं। टोकामक को अक्सर कृत्रिम सूर्य भी कहा जाता है, क्योंकि ये डोनट के आकार की मशीनें सूर्य में होने वाली प्रक्रियाओं को दोहराती हैं। वर्तमान में दुनिया भर में 200 से अधिक टोकामक प्रचलन में है। इन उपकरणों में हासिल किए गए वैज्ञानिक मील के पत्थर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के संचालन के लिए एक रोड मैप विकसित किया जा रहा है, जो फ्रांस के दक्षिण में निर्माणाधीन दुनिया का सबसे बड़ा संलयन प्रयोग है। एक वाणिज्यिक टोकामक का लक्ष्य पानी को गर्म, भाप बनाने और बिजली उत्पन्न करने वाली टरबाइन को घुमाने के लिए एक संलयन द्वारा गर्म किए गए प्लाज्मा की ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करना होगा। यद्यपि संलयन में बड़ी संख्या में रासायनिक तत्व शामिल हो सकते हैं, अधिकांश टोकामक जिस परमाणु प्रक्रिया में व्यवहार्य बनाना चाहते हैं वह भारी हाइड्रोजन आइसोटोप ड्यूटेरियम, ये एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक के साथ, और उसमें ट्राइटेरियम, यह एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के संलयन हैं। इन तत्वों को परमाणु के आपस में जोड़ने से एक न्यूट्रॉन और एक हीलियम नाभिक बनता है। अब परमाणु संलयन के लाभ क्या होंगे देख लेते हैं। तो परमाणु संलयन ये विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, और संलयन विखंडन यानी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त इनकी संलयन विखंडन की तुलना में ये प्रति किलोग्राम ईंधन से 4 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, और ये तेल और कोयला जलाने की तुलना में लगभग 4 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। ये रेडियोधर्मी उप उत्पादों का भी उत्पादन नहीं करता है, जिन्हें संग्रहित करने की आवश्यकता होती है।
ये हानिकारक कार्बन उत्सर्जन होता है और ये केवल निष्क्रिय हीलियम या न्यूट्रॉन से उत्पादन करता है। ये असीमित ईंधन आपूर्ति, तो इसमें संलयन के लिए ईंधन केवल भारी हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में भी मौजूद हैं, किसी चीज़ में भी ये पाए जा सकते हैं। ये समुद्र जल जैसे कि इसमें यूरेनियम के खनन की आवश्यकता नहीं होती है, ये समुद्री जल से इसको बनाया जा सकता है। ये परमाणु विखंडन की तुलना में अधिक सुरक्षित है क्योंकि संलयन आकस्मिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न नहीं कर सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है भारत SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी भारत ने कोविड-19 मामले में वृद्धि और उनके सब वेरिएंट JN1 का पता चलने के बीच भारत SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी INSACOG प्रमुख ने कहा है कि वर्तमान में सब वेरिएंट के खिलाफ टीके की कोई भी अतिरिक्त खुराक की आवश्यकता नहीं है। भारत में SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद और भारत चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ संयुक्त रूप से शुरू किया है। ये प्रहरी अनुकरण प्रयास द्वारा SARS-CoV-2 में जीनोमिक्स विविधताओं की निगरानी के लिए 54 प्रयोगशालाओं का एक संघ है, जिसे केंद्रीय निगरानी इकाई को शामिल करते हुए एक एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र दिल्ली द्वारा सुविधा प्रदान की जाती है। INSACOG की स्थापना क्यों की गई? तो ये SARS-CoV-2 वायरस, जिसे सामान्यतः कोविड-19 वायरस के रूप में जाना जाता है, इसने विश्व स्तर पर अभूतपूर्व सार्वजनिक स्वास्थ्य को चुनौतियां पेश करी हैं, इसलिए इसको बनाया गया। इस पृष्ठभूमि में देश भर में लगभग SARS-CoV-2 वायरस के संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण का विस्तार करने के लिए INSACOG की स्थापना की गई। इससे वायरस कैसे फैलता है और ये कैसे विकसित होता है, इस बारे में हमारी समझ की सहायता मिलेगी इससे, और ये सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रियाओं में सहायता के लिए जानकारी प्रदान की जाती है। इसके INSACOG के तहत प्रयोगशालाओं में किए गए नमूनों के विश्लेषण और अनुक्रमण के आधार पर वायरस में आनुवांशिक कोड का उत्परिवर्तन में कोई भी बदलाव देखा जा सकता है। INSACOG के निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य हैं। तो इसमें देश में जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो BOI और वेरिएंट ऑफ कंसर्न की स्थिति का पता लगाना, जीनोमिक वेरिएंट का शीघ्र पता लगाने के लिए प्रहरी निगरानी, वृद्धि निगरानी तंत्र स्थापित करना और एक प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया तैयार करने में सहायता करना है। सुपर सप्रेस्टर एक घटनाओं के दौरान इसमें इन मामलों में मौतों आदि की बढ़ती प्रवृत्ति की रिपोर्ट करने वाले जो क्षेत्रों में एकत्र किए गए नमूनों जीनोमिक वेरिएंट की उपस्थिति का भी निर्धारण ये करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है भारतीय न्यायाधिकरण के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कानून के सख्त मानदंडों के तहत काम करने वाले न्यायाधिकरण सरकारों को नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकते। अब न्यायाधिकरणों के बारे में देख लेते हैं। तो न्यायाधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक अदालतों की तुलना में तेजी से निर्णय के लिए मंच प्रदान करने के साथ साथ कुछ विषय या कुछ मामलों में विशेषज्ञता प्रदान करना है। ये कई कार्य करता है, जैसे विवादों का निपटारा, चुनाव लड़ने वाले पक्षों के बीच अधिकारों का निर्धारण, प्रशासनिक निर्णय लेना, मौजूद प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा करना इत्यादि इसके कार्य हैं। संवैधानिक मान्यता क्या है इनको? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 323A और 323B शामिल किए गए। इसमें अनुच्छेद 323A लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित मामलों के लिए निर्णय के लिए संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरण और जिसमें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गठित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 323B कुछ विषयों पर जैसे कि कराधान, भूमि सुधार को निर्दिष्ट करता है, जिसके लिए संसद या राज्य विधानमंडल कानून बनाकर न्यायाधिकरण का गठन कर सकते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 323A और 323B। 323A में लोक सेवकों की भर्ती से सेवा शर्तों से संबंधित मामले का निर्णय के लिए संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरण केंद्र राज्य दोनों स्तरों पर गठित कर सकती है। 323B में कुछ विषयों पर जैसे इसमें कराधान और भूमि सुधार मतलब राजस्व से जुड़े हुए हैं, इनका निर्दिष्ट कर सकता है संसद। देख लेते हैं न्यायाधिकरणों की संरचना कैसी होती है। तो न्यायाधिकरणों सदस्यों के साथ साथ विशेषज्ञ सदस्यों, इसमें तकनीकी सदस्य की उपस्थिति अधिकरणों की एक प्रमुख विशेषता है, जिन्हें पारंपरिक अदालतों से अलग करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायाधिकरण के सदस्यों को केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों से भी चुना जा सकता है।
केवल न्यायिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति जैसे कि उच्च न्यायालय या के न्यायाधीश और निर्धारित अनुभव वाले वकील जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्र हैं, उनको न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त के लिए विचार किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया है कि यदि मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अदालतों के अधिकार क्षेत्र को न्यायाधिकरणों में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो तकनीकी सदस्यों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हमारा अगला आर्टिकल है पेंटोइया टैगोरी के बारे में, तो देख लेते हैं। अभी हाल ही में कोलकाता ने विश्व भारती के शोधकर्ताओं की एक टीम ने बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने के लिए पेंटोइया टैगोरी का नाम दिया है। इसकी खोज झरिया कोयला खदानों के एक एकत्र मिट्टी के नमूनों से की गई है। इसकी विशेषताएं देखते हैं तो इस पौधे की वृद्धि के लिए लाभकारी इसमें अद्वितीय गुण हैं और ये न केवल पोटेशियम का घुलनशील बनाता है बल्कि नाइट्रोजन की पूर्ति और उनके फास्फोरस को भी घुलनशील बनाता है। टीम ने किसानों को इस जीवाणु से परिचित कराकर प्रयोग किए हैं, जिन्होंने सकारात्मक परिणाम पर संतुष्टि व्यक्त की है। यह बैक्टीरिया पर्यावरण के अनुकूल कृषि विधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। अब देख लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो वह विश्व प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। उन्हें बंगाल के बाढ़ और गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल के बाढ़ नाम से भी इनको जाना जाता है और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए गद्य और पद दोनों की बोलचाल भाषा का प्रयोग शुरू किया, जिससे इसे शास्त्रीय संस्कृत और आधारित पारंपरिक मॉडल मुक्त किया गया। वह भारतीय संस्कृति के पश्चिम में पेश करने वाले इसके विपरीत में अत्यधिक प्रभावशाली थे। उनको 2013 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले वे पहले गैर यूरोपीय बने और एशिया के पहले व्यक्ति बने। उन्हें 1915 में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने 1909 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इसे अस्वीकार कर दिया और वापस कर दिया। विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन के नाम से जाना जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक लिखा। टैगोर की सबसे उल्लेखनीय कविता गीतांजलि सॉन्ग ऑफ रिंग्स है, जिसके लिए उन्हें 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हमारा अगला आर्टिकल है टर्कुएस्ट ऑक्टोपस के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में जर्नल साइंस में प्रकाशित हालिया शोध ने टर्कुएट के ऑक्टोपस की एक गतिविधियों और उनको पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ के चादर की स्थिरता के बीच एक आश्चर्यजनक संबंध का खुलासा किया है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। टर्कुएस्ट ऑक्टोपस के बारे में अजीब सा ही नाम है। ये सर्क पोलर अंटार्कटिका वितरण वाली एक बेंटिक ऑक्टोपस की प्रजाति है। इस प्रजाति की गहराई एक विस्तृत श्रृंखला है जो उथले पानी से लेकर 4000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। इनकी विशेषता में इनकी शरीर के चारों ओर त्वचा की लकीर का अभाव और इसकी लगभग चिकनी त्वचा है जो कम दानेदार उभारों से ढकी हुई है। ये ज्ञात है कि जंगली में इनका शिकार दक्षिण जॉर्जिया में पेटागोनियन टूथफिश और दक्षिण सेंटलैंड द्वीप समूह में बेडल सीस द्वारा किया जाता है। दक्षिण महासागर के निवासी ये सेफ लोपेट्स लगभग 1,25,000 साल पहले जब बर्फ़ की चादर पिघली थी इस क्षेत्र में चले गए थे। इनकी संरक्षण की स्थिति तो IUCN की ये स्थिति में लीस्ट कंसर्न है, ये मतलब इनकी कोई चिंता का विषय नहीं है। और दक्षिण पश्चिम अटलांटिका बर्फ़ की चादर के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर को पूर्व अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर से को विभाजित करते हैं। पश्चिमी अंटार्कटिका में लगभग 97% बर्फ़ से ढका हुआ है। पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ़ की चादर बेलिंगशन, बेडल, अम्बुडसेन और रॉस समुद्र में बहती है। बर्फ़ की चादर के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र हैं जो उत्तर पूर्व की ओर बेडल सागर में, पश्चिम की ओर रॉस आइस शेल्फ और उत्तर की ओर अम्बुडसेन बेलिंगशॉसेन समुद्र बहती है। पश्चिमी अंटार्कटिका एक मजबूत दक्षिणावर्त सर्क पोलर परिसंचरण से घिरा हुआ है। ये धाराएं वैश्विक थर्मोहेलिन परिसंचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये एक कारण है कि अंटार्कटिका इतना ठंडा है। हमारा अगला आर्टिकल है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीन
एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने जानकारी दी है कि सरकार ने 4000 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए विकास की एक वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना को मंजूरी दी है। तो बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। इस योजना में 2030 से 31 तक 4000 मेगावाट BESS परियोजना के विकास की परिकल्पना की गई है। फंडिंग तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा व्यवहार्यता गैप फंडिंग के रूप में बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत जो लागत 40% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। BGF को BESS परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न चरणों से जुड़े 5 किस्तों में वितरित किया जाएगा। BGF समर्थन की पेशकश करके योजना का लक्ष्य रुपए से लेकर भंडारण की एक स्तरीय लागत लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ये प्राप्त करना। इसमें 5.50 से लेकर 6.60 प्रति किलोवाट घंटा है, जो देश में भर में चरम बिजली की मांग प्रबंधन के लिए संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा का एक व्यवहार्य विकल्प बनाता है। इस योजना को डिस्कॉम के उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए BGF वित्त पोषित BESS परियोजनाओं से कम 85% बिजली दूसरों के लिए उपलब्ध कराने से पहले डिस्कॉम को ये दी जाएगी। BGF अनुदान के लिए BESS डेवलपर्स का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाएगा और इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए समान अवसर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका महत्व क्या है? तो ये न केवल बिजली ग्रिड की नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एकीकरण को बढ़ावा देगा, बल्कि ये ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करते हुए बर्बादी को भी कम करेगा और इसमें इसे महंगे बुनियादी ढांचा के उन्नयन की आवश्यकता को भी कम की जाएगी। प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया दृष्टिकोण स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और BESS के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकास को प्रोत्साहित करेगा। इसमें महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित करेगा और संबंधित उद्योगों के लिए अवसर भी ये प्रदान करेगा। यह योजना सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने के लिए डिजाइन की गई है और इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, विश्वसनीय और सस्ती बिजली को प्रदान कराना है। हमारा अगला आर्टिकल है प्रोजेक्ट प्रयास के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM ने भारतीय श्रमिक और छात्रों को सुरक्षित और व्यवस्थित नियमित तरीके से प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। प्रोमोटिंग रेगुलेटर असिस्टेंट माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स यानी प्रयास विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी के रूप में एक शुरू किया गया था। यह सुरक्षित, व्यवस्थित और अच्छी तरह से प्रबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए राज्य स्तरीय पहलों को समेकित करने के लिए पहले प्रयासों में से एक है। इसका लक्ष्य विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से नीतिगत सिफारिशों के माध्यम से इच्छुक भारतीय प्रवासी श्रमिकों, छात्रों के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित, नियामकीय प्रवासन सुविधा प्रदान करना है और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन प्रशासन को मजबूत करना है। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रवासन प्रवृत्तियों और प्रवासियों की जरूरतों, उनकी आकांक्षाओं को संघ द्वारा की गई जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन गतिशीलता पहलों के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा मंत्रालय के साथ जो विश्लेषण साझा करते हुए अध्ययन करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। IOM एक संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की एजेंसी है जो मानवीय और व्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। IOM एक प्रवासी शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है कि एक व्यक्ति जो अपने सामान्य निवास स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, चाहे वह किसी भी देश के भीतर हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार या स्थायी रूप से और कई कारणों से ये हो, उसको प्रवासी माना जाएगा। वह राज्यों के अनुरोध पर प्रवासियों के साथ साथ आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और अन्य विस्थापित जो लोगों को प्रवासन के विकास में 4 व्यापक क्षेत्रों का समर्थन प्रदान करता है। प्रवासन की सुविधा प्रदान करता है, प्रवासन को नियमित करता है और जबरन प्रवासन को संबोधित करता है। इसके सदस्य देश तो वर्तमान में इसके IOM के 172 सदस्य देश हैं और 8 राज्य हैं जिनके पास पर्यवेक्षक का दर्जा है। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आइए अगला अपना आर्टिकल देखते हैं। तो अगला हमारा आर्टिकल है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो ये है हमारे भारत का मैप और इसमें है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के ये यहाँ पे स्पॉटेड किया है, बहराइच जिला है, यहाँ पे है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य।
तो वही देख लेते हैं। अभी हाल ही में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से सटे एक आवासीय क्षेत्र में हाथियों ने सिंचाई विभाग के कार्यरत एक चौकीदार को कुचल कर मार डाला, तो अभी चर्चा में है। तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपरी गंगा के मैदान का संरक्षित क्षेत्र है और ये बहराइच जिले के तराई में लगभग 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को शामिल करता है। ये लोकेटेड है, ये ऊपरी तराई क्षेत्र में है, बहराइच जिले में। अब आइए देखते हैं। इसे 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया और ये किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर ये राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बनाता है। ये भारत में दुधवा और किशनपुर बाघ आवासों और नेपाल के बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के बीच रणनीतिक कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है कतरनिया घाट। यहाँ इसके संवेदनशील तराई पारिस्थितिक तंत्र में यहाँ पर साल, सागौन जंगल से हरे भरे घास के मैदान और कई दलदल आर्द्र भूमि भी हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से साल वन, जिसमें काफ़ी सहयोगी वृक्ष प्रजातियाँ जैसे कि टर्मिनलिया अल्टा असना इसको बोलते हैं, लेगर स्टोमिया परविफ्लोरा इसको असिधा बोलते हैं, एडिना कार्डिफोनिया इसको हल्दू बोलते हैं, और मित्रगना पल्फिलोरा फाल्दू बोलते हैं इसको, और गैलिना आर्बोरिया इसको गहेमर बोलते हैं, आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। जीव जंतु में यहाँ पर तो कई तरह की यहाँ पर संकटग्रस्त प्रजातियाँ भी का निवास है, जिसमें घड़ियाल, बाघ, गेंडा, दलदली हिरण, स्पीड खरगोश, बंगाल फ्लोरिकन और सफ़ेद पीठ वाले और लंबी चोंच वाले गिद्ध भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में बहने वाले गैरवा नदी की मगर और घड़ियाल के लिए अभ्यारण्य घोषित किया गया है। ये दुर्लभ कछुआ, मीठे पानी की मछलियाँ और कई जलीय जीवन का भी निवास स्थल है। ये भारत के उन स्थानों में से एक है जहाँ मीठे पानी के डॉल्फिन, जिसे गंगा डॉल्फिन भी कहा जाता है, अपने प्राकृतिक आवास में ये रहती है। ध्यान रखना, ये कतरनिया घाट में अब ये डॉल्फिन अपने प्राकृतिक आवास में रहती है। हमारा अगला आर्टिकल है आंगनबाड़ी सहक्रेच पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में। तो अभी हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने नई दिल्ली में आंगनबाड़ी सहक्रेच और राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हमारा ये जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये स्मृति ईरानी हैं। ये पालना योजना के तहत आंगनबाड़ी सहक्रेच पहल के संशोधन किया गया है और इसे अप्रैल 2022 में शुरू होने वाले मिशन शक्ति के समर्थ उपघटक के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी सहक्रेच का केंद्रीय उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं की मांग को पूरा करना और महिलाओं को कार्यबल में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम बनाना। भारत सरकार का लक्ष्य देश भर में 17,000 से अधिक क्रेच स्थापित करना है। पालना योजना के बारे में देखते हैं तो ये पूर्ववर्ती राष्ट्रीय क्रेच योजना को पुनर्गठित किया गया है और मिशन शक्ति का उपयोजना सामर्थ्य के तहत इसका नाम बदलकर पालना योजना कर दिया गया। इसका उद्देश्य सामुदायिक रूप से कामकाजी माताओं के बच्चों जिसमें 6 महीने से 6 वर्ष के लिए डे केयर सुविधाएं प्रदान करना, बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना और बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास, इसमें समग्र विकास को लिया गया है, इसको बढ़ावा देना है। बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए माता पिता देखभाल करने को शिक्षित और सशक्त बनाना। सेवाएं और योजना निम्नलिखित सेवाओं को एक एकीकृत पैकेज प्रदान करेगी ये सेवाएं, और सोने की सुविधाओं सहित डे केयर सुविधाएं देगी। 3 वर्ष के कम बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा दी जाएगी। अनुपूरक पोषण यानी स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाएगा। ये विकास की निगरानी इनकी की जाएगी। अब स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण, तो इसके लक्ष्य समूह क्या हैं? तो ये योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कामकाजी महिलाओं के लिए 6 महीनों से 6 साल के लिए बच्चों पर केंद्रित है, जो महीने के कम से कम 15 दिनों या साल के 6 महीने के लिए कार्यरत है। क्रेच क्या होता है? तो क्रेच एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता को काम पर रहने के दौरान बच्चों को छोड़ने में सक्षम बनाती है, जहां बच्चे को उनके समग्र विकास के लिए एक प्रेरक वातावरण प्रदान किया जाता है। क्रेच को सामान्यतः 6 साल तक के बच्चे को समूह देखभाल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है और जिसे दिन के दौरान घर से दूर देखभाल, मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है। हमारा अगला आर्टिकल है नई जंपिंग स्पाइडर के बारे में। तो ये है नई जंपिंग स्पाइडर, देख सकते हैं आप। अभी हाल ही में केरल और तमिलनाडु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने नई जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की है, जो जीनस अफ्रा फ्लोलेसिला से संबंधित है। तो ये अफ्रा फ्लासिला केरल के नमूने इरिंजलाकुडा और कुट्टनाड में देखे गए, जबकि अफ्रा फ्लासिला एडवा थुरेंसिस की खोज तिरुचिरापल्ली के अदावथुर से की गई। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माफ़ करना। अभी तक देश में अफ्रा
फ्लैसिला जीनस से संबंधित केवल 3 प्रजातियों की खोज की गई थी। शोधकर्ताओं के अनुसार इन प्रजातियों में दिलचस्प नैदानिक विशेषताएं हैं, जिसमें गहरे भूरे रंग के आवरण और पास में सफ़ेद सेटे से महीन धारियाँ होती हैं। इनके पेट में हल्के भूरे रंग के होते हैं और ये सफ़ेद बालों से बनी सफ़ेद पट्टियाँ इसमें दिखाई देती हैं, जो इसे पास से ढकती हैं। अफ्रा फ्लैसिला इस जीनस की जंपिंग स्पाइडर अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक व्यापक रूप से फैली हुई है, जिसकी विभिन्न ज्ञात प्रजातियां मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व एशिया और पश्चिम यूरोप, कई अफ्रीकी देशों और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। हाल ही में निष्कर्षों में राजस्थान, केरल और तमिलनाडु की जीनस की उपस्थिति का पता चला है। हमारा अगला आर्टिकल है रेनडियर के बारे में। तो इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं रेनडियर, आप देख सकते हैं। अभी शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि रेनडियर जितना अधिक समय तक चिंतन में बिताते हैं, उतना ही कम समय में नॉन रैपिड आई मूवमेंट में नींद में बिताते हैं। ये हिरणों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है। इनको स्तनधारी रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो सेबिडे परिवार से संबंधित हैं। ये एकमात्र स्तनधारी हैं जो पराबैंगनी प्रकाश को देखने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें शिकारियों को पहचानने की अनुमति देता है ये, और इसका सफ़ेद फर पर पराबैंगनी प्रकाश से अधिक दिखाई देता है। ये एक हिरण में जो सांस लेने वाली हवा को फेफड़े में प्रवेश करने से पूर्व गर्म करने के लिए नाक का उपयोग करने की क्षमता होती है इनमें। और ये नर और मादा रेनडियर दोनों ही सींग बढ़ते हैं, दोनों के मतलब नर मादा दोनों के सींग होते हैं। नर रेनडियर सींग आकार में दुगने बड़े होते हैं, मतलब नर के बड़े होते हैं ज़्यादा और मादा के उससे छोटे होते हैं। ये ध्रुवीय और आर्कटिक जलवायु में पाए जाते हैं। इन्हें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में देखा गया है। ये शाकाहारी रूप से वर्गीकृत है और ये पौधे और वनस्पतियों का आहार पर आश्रित है, मतलब पौधे और घास फूस वनस्पति खाते हैं। आईसीएन की रेड लिस्ट में ये वनरेबल हैं। और अब शोध के प्रमुख निष्कर्ष देखते हैं। तो शोधकर्ताओं का अनुमान है कि इस बहुकार्यों में गर्मी के महीनों के दौरान रेनडियर की पर्याप्त नींद लेने में मदद मिल सकती है। जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है तब रेनडियर लगभग 24/7 भोजन करते, मतलब 24 घंटा भोजन करते हैं। इन्होंने पाया जाता है कि रेनडियर सर्दियों, गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान लगभग समान ही मात्रा में सोते थे, और तथ्य के बावजूद ये गर्मियों के दौरान बहुत अधिक सक्रिय रहते थे। हमारा अगला आर्टिकल है एपुलोपिसियम और बीबी पेरस के बारे में। एपुलोपिसियम बीबी पेरस के बारे में देख लेते हैं। तो ये वैज्ञानिकों ने पहली बार अभी विशाल जीवाणु एपुलोपिसियम बेबी पेरस की एक रहस्यमय प्रजाति के जीनोम को अनुक्रमित किया है, जिसे सूक्ष्मदर्शी के बिना देखा जा सकता है। ये एक जीवाणु है जो उष्णकटिबंधीय समुद्री वातावरण के नासोटोंगनस नाम की एक मछली के पेट में सहजीवी रूप से रहता है। एपुलोपिसियम के प्रथम सदस्य की खोज 1985 में की गई थी, जिसका नाम लैटिन शब्द का एक अतिथि और एक मछली से आया था। एपुलोपिसियम बेबी पेरस ने ऊर्जा बनाने की गति करने की एक दुर्लभ विधि का उपयोग करके पर्यावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए चयापचय और संशोधित किया है। उसी तैराकी विधि से बड़ा हिस्सा एक एंजाइम बनाने समर्पित करके, जो मेजबान को आंत में उपलब्ध पोषक तत्वों का संचयन करके किया है। ये ऐसे एंजाइम बनाता है जो अपनी मेजबानी मछली से पोषक तत्व निकालने में अत्यधिक कुशल होते हैं, और ये विशेष रूप से शैवाल पॉलीसेकेराइड नामक कार्बोहाइड्रेट जो एन-टोंगनस के आहार का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। ये प्रचुर मात्रा में एंजाइम होते हैं जो एटीपी का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा मुद्रा जो विभिन्न प्रकार की सेलुलर प्रक्रियाओं का समर्थन करती है। शोधकर्ताओं ने अधिक जटिल जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया के समान एक अद्वितीय झिल्ली के अणुओं का लिए स्थान की खोज की है। हमारा अगला आर्टिकल है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के बारे में। तो अभी हाल ही में रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक, थाईलैंड में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रमुखों का सम्मेलन 8वां संस्करण आयोजित किया गया। यह हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी एक स्वैच्छिक पहल है जो क्षेत्रीय रूप से प्रासंगिक समुद्री मुद्दों पर चर्चा के लिए खुला और समावेशी मंच प्रदान करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय और की नौसेनाओं के बीच समुद्र में सहयोग बढ़ाने का प्रयास करती है। इसकी कल्पना 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा एक ऐसे मंच के रूप में की गई थी जो हिंद महासागर क्षेत्र में तटीय राज्यों की नौसेना के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। IONS का उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें 2 साल यानी 2008 से 10 के लिए अध्यक्ष भारतीय नौसेना थी। ये नौसैनिक पेशेवरों के बीच सूचना प्रवाह उत्पन्न करने का प्रयास करता है, जिससे जिससे भविष्य में जो सामान्य समझ और संभवतः सहकारी समाधान प्राप्त हो सके। हमारे आज के सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।